हेलो एवरीवन, राधे राधे। फिर से आ जाओ वही अपनी सीरीज में जहाँ पे अपन एमसीक्यू केस सिनेरियो सीए इंटर एडवांस अकाउंट के सॉल्व करने वाले। आज भी अपन क्या करेंगे, कोई भी दो केस स्टडी लेंगे और दो केस स्टडी को डिटेल में सॉल्व करेंगे। अच्छा, अपनी पहले वाली वही ट्रिक, सबसे पहले अपने को क्या करना है, पहले अपने को क्वेश्चंस पढ़ लेना है। फिर वो क्वेश्चन को बेसिस रख के अपन केस स्टडी पढ़ के उसके आंसर्स देने का ट्राई करेंगे। ठीक है, आ जाओ। आरटीएस लिमिटेड वाली केस स्टडी है, केस स्टडी नंबर 1। अगेन ये पीडीएफ जो है, ये पीडीएफ तुमको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जाके ज्वाइन कर लो। और सर इसके पहले ऑलरेडी अपन दो वीडियो केस सिनेरियो पे बना चुके हैं, तो वो दो वीडियो जरूर देख लेना जिसने भी नहीं देखी हो। ठीक है, तो आ जाओ, चलो फटाफट एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते। क्या पूछा है देखो, व्हेन आरटीएस लिमिटेड वुड रिकॉग्नाइज द रेवेन्यू। अब देखो, यानी मेरे को रेवेन्यू रिकॉग्निशन का इसमें कुछ दिया होगा, रेवेन्यू रिकॉग्निशन पता लगाना पड़ेगा। अच्छा, रेवेन्यू रिकॉग्निशन कौन से है इसके हिसाब से, एएस 9 के अकॉर्डिंग मेरे को इसका आंसर देना पड़ेगा। यहाँ पे बोला हुआ है एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नोटिफाइड अंडर कंपनीज रूल्स। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज बोली है, would your answer be different if inspection is normally known to lead to no quality rejections। मतलब मेरे को कहीं ना कहीं इंस्पेक्शन के बारे में ऊपर केस स्टडी में होगा, वो एक पॉइंट हाईलाइट करके पढ़ना है। सेकंड चीज क्या थी देखो, सेकंड चीज क्या लिखा हुआ है, इन रिस्पेक्ट ऑफ ए लिमिटेड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नोटिफाइड व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। सर वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री मतलब कौन सा एएस के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा मेरे को, एएस 2 के अकॉर्डिंग वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री निकालना है। और नेक्स्ट पूछा है ग्रांट का ट्रीटमेंट क्या होगा एएस 12 के हिसाब से, यानी मेरे को ग्रांट की बातें बतानी पड़ेगी। इसके ऊपर 3 ही एमसीक्यू है। ठीक है, तो वन बाय वन अपन केस स्टडी में से रिलेवेंट डेटा एक्सट्रैक्ट करेंगे। आ जाओ, क्या लिखा है देखो, आरटीएस लिमिटेड इज इंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इक्विपमेंट एंड कंपोनेंट। देखो क्या है, आरटीएस लिमिटेड मैन्युफैक्चर कर रही है, यानी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। द कंपनी हैज अ कॉन्ट्रैक्ट विद इंडियन रेलवेज। इनका कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ, इंडियन रेलवेज के साथ डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है। विच इज स्ट्रक्चर्ड सच दैट, क्या क्या अब उनके टर्म्स एंड एग्रीमेंट रहेंगे रेलवे के साथ, वो टर्म्स एंड एग्रीमेंट लिखे हुए। सबसे पहला, इट्स द कंपनीज ऑब्लिगेशन इज टू डिलीवर द कंपोनेंट टू द रेलवे स्टॉक यार्ड, यानी रेलवे वालों के स्टॉक यार्ड तक डिलीवरी करने की जिम्मेदारी अपनी है। वाइल द डिलीवरी टर्म्स आर एक्स वक्त द कंपनी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एंगेजिंग ट्रांसपोर्टर फॉर डिलीवरी, यानी डिलीवरी के लिए जो ट्रांसपोर्ट अपॉइंट करना है वो किसको अपॉइंट करना पड़ेगा, वो आरटीएस लिमिटेड को अपॉइंट करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे देखना, रेलवे सेंड्स एन ऑर्डर फॉर अ डिफाइंड क्वांटिटी। अब देखो, रेलवे ऑर्डर भेजेगा सबसे पहले, उसके बाद कंपनी मैन्युफैक्चर द रिक्वायर्ड क्वांटिटी एंड इन्फॉर्म रेलवे फॉर कैरिंग आउट इंस्पेक्शन। अब देखो, कंपनी सबसे पहले क्या मैन्युफैक्चर कर लेगी और उसके बाद रेलवे को इन्फॉर्म करेगी कि तुम आके हमारे गुड्स इंस्पेक्ट कर लो। आगे क्या बोला हुआ है, रेलवे रिप्रेजेंटेटिव विजिट द कंपनीज फैक्ट्री एंड इंस्पेक्ट द कंपोनेंट। अब देखो, रेलवे के जो भी लोग हैं वो लोग आएंगे मेरे फैक्ट्री में और मेरे फैक्ट्री में आके चेक करेंगे, इंस्पेक्शन करेंगे। मार्क ईच कंपोनेंट विद द क्वालिटी चेक स्टिकर। अब देखो क्या करेंगे, वो लोग आए, उन्होंने देखा प्रॉपर तरीके के कंपोनेंट बने हुए, तो उसके ऊपर एक क्वालिटी चेक स्टिकर लगा दिया। अब इससे होगा क्या, देखो ध्यान देना, गुड्स वन इंस्पेक्टेड बाय द रेलवेज आर मार्क विद द होलोग्राम स्टिकर। मतलब जहाँ पे इंस्पेक्ट कर लिया वहां पे एक स्टिकर लगा रहे कि क्वालिटी चेक है, अब इसको टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। फॉर डिलीवरी आइडेंटिफिकेशन बाय द कस्टमर व्हेन दे आर डिलीवर्ड टू द कस्टमर लोकेशन। यही स्टिकर को बेसिस रख के डिलीवरी के टाइम पे आइडेंटिफिकेशन होंगे। द कंपनी रेजेस इनवॉइस एंड डिस्पैच द गुड्स। अब देखो, इतना सिनारियो हो गया। क्या लगता है यहाँ पे कहाँ पे मेरा रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करूं। अब देखो, अपने लिए गुड्स के केस में रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंडीशन क्या थी, प्रॉपर्टी ट्रांसफर, रिस्क एंड रिवार्ड ट्रांसफर, नो सिग्निफिकेंट अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग कंसिडरेशन। कंसिडरेशन के रिगार्डिंग अनसर्टेनिटी है क्या, नहीं है। दो चीज बचे, रिस्क एंड रिवार्ड ट्रांसफर, प्रॉपर्टी ट्रांसफर। अब देखो, प्रॉपर्टी एंड रिस्क एंड रिवार्ड कहाँ पे ट्रांसफर हुआ, यहाँ पे प्रॉपर्टी एंड रिस्क एंड रिवार्ड जैसे आइडेंटिफाई इंस्पेक्शन हो गया। कहाँ पे हो रहा था इंस्पेक्शन, देखो यहाँ पे इंस्पेक्शन हो गया और उन्होंने क्वालिटी चेक का स्टिकर लगा दिया। अब इंस्पेक्शन करते ही क्या रिस्क एंड रिवार्ड मैंने ट्रांसफर कर दिए क्या, यस। देखो ध्यान देना, मैंने एक बार इंस्पेक्ट कर लिया, क्या वापस डिलीवरी के बाद वो लोग इंस्पेक्ट करने वाले क्या सही तरीके के गुड्स डिलीवर हुए या नहीं, नहीं चेक करने वाले। यानी इनडायरेक्टली बताओ तो क्वालिटी चेक ऑलरेडी हो चुका है इंस्पेक्शन पे, यानी इंस्पेक्शन पे रिस्क एंड रिवार्ड ट्रांसफर हो चुके, खाली डिलीवरी अपन करने वाले। इट डजंट मीन्स कि रिस्क एंड रिवार्ड बाद में ट्रांसफर होंगे, अपन सिर्फ बाद में डिलीवरी करने वाले हैं। और एक बात बताओ तो डिलीवरी वाले टर्म्स है ना, जनरली एक्सपोर्ट वाले केस में दिमाग लगाना रहता है। मॉड्यूल में एक एग्जांपल भी दिया, तो मैंने बोला भी था तुमको क्लास में कि वो सब दिमाग एक्सपोर्ट में लगाना। लेकिन अगर यहाँ पे रेगुलर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में सेल है, तो अपने को चेक करना पड़ेगा कि रिस्क एंड रिवार्ड कब ट्रांसफर हुए। तो यहाँ पे रिस्क एंड रिवार्ड कब ट्रांसफर हुए, जब इंस्पेक्शन कंप्लीट हो गया। अब इंस्पेक्शन कंप्लीट हो गया, तो वो सिनेरियो में जैसे इंस्पेक्शन कंप्लीट हो गया, मैंने रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना चाहिए। एक बार देखो एमसीक्यू भी आके पढ़ लेते हैं। ठीक है, कब रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करे, एक तो इंस्पेक्शन होने के बाद। अच्छा, अगर इंस्पेक्शन में ऐसा है नो क्वालिटी रिजेक्शन,
क्वालिटी रिजेक्शन नहीं है, क्या फिर भी मेरा रेवेन्यू रिकॉग्निशन के टर्म्स चेंज होंगे क्या? ऑब्वियसली टर्म्स चेंज ही नहीं होंगे। देखो इंस्पेक्शन में रिजेक्शन नहीं हो रहा है, फिर भी मेरा रिस्क एंड रिवार्ड ट्रांसफर इंस्पेक्शन के बाद ही होगा। यानी कि मैं रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करूंगा? ऑब्वियसली इंस्पेक्शन होने के बाद में। यानी मेरा रेवेन्यू रिकॉग्निशन के टर्म्स इंस्पेक्शन की वजह से चेंज हो रहे हैं क्या? नहीं, मेरे चेंज नहीं हो रहे। एक बार एमसीक्यू में ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज ऑन द डिस्पैच, डिस्पैच के ऊपर रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना है क्या? नहीं करना। द असेसमेंट वुड नॉट चेंज इन केस वेयर इंस्पेक्शन इज नॉर्मली लीड टू नो क्वालिटी रिजेक्शन, असेसमेंट वुड नॉट चेंज। ये लाइन बरोबर थी, ये लाइन इनकी थोड़ी गड़बड़ लग रही है। नेक्स्ट क्या है देखो, रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज ऑन द कंप्लीशन ऑफ इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन कंप्लीशन पे रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे क्या? यस। अच्छा, ये इंस्पेक्शन का असेसमेंट अगर क्वालिटी रिजेक्शन नहीं हो रहे तो कुछ चेंज होगा क्या? नहीं होगा। अपना फाइनल कंक्लूजन डिसीजन चेंज नहीं होगा इंस्पेक्शन की वजह से। यानी नो चेंज इन वेयर इंस्पेक्शन नॉर्मली नोन टू लीड टू द नो क्वालिटी रिजेक्शन, यानी बी विल बी द करेक्ट आंसर। आगे के ऑप्शन एक बार पढ़ सकते हो। रेवेन्यू शुड रिकॉग्नाइज ऑन द डिस्पैच, ये गलत हो गया। रेवेन्यू शुड रिकॉग्नाइज ऑन द डिलीवरी, ये गलत हो गया। देखो वापस से बता रहा हूँ, डिलीवरी फ्री ऑन बोर्ड वाले लॉजिक मत लगाना। यहाँ पे सिंपल देखना है रिस्क एंड रिवॉर्ड कब ट्रांसफर हुए। रिस्क एंड रिवॉर्ड जैसे ही मेरे इंस्पेक्शन कंप्लीट हुआ, उन्होंने ओके क्वालिटी चेक का स्टिकर लगा दिया, मेरे रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो चुके। उसके बाद दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, उसके बाद देखो ये वाला डेटा मेरे लिए है ना कहीं यहाँ पे डेटा गिवन है केस स्टडी में, लेकिन इसके ऊपर कोई एमसीक्यू नहीं पूछा है। देखो आ जाओ क्या है। आरटीएस इज अंडर द डिस्कशन ऑफ द ऑडिटर ऑफ द कंपनी अकाउंटिंग क्रिटिकल मैटर सब्सिक्वेंट इवेंट। क्या सब्सिक्वेंट इवेंट के ऊपर मेरे को कोई एमसीक्यू पूछा था क्या? पूछा ही नहीं है। यानी केस स्टडी में डेटा इररिलेवेंट बन रहा है। देखो आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड दे हैव बीन चेकिंग टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग इवेंट आफ्टर द रिपोर्टिंग प्रोवाइड द एविडेंस ऑफ द कंडीशन, और ऐसे कुछ एविडेंस लिखे हुए हैं। अब एक बार बताओ, क्या मेरे को पूछा ही नहीं है? पूछा ही नहीं है तो पढ़ के फायदा है क्या? नहीं। इसलिए मैं बोलता हूँ पहले एमसीक्यू पढ़ो, फिर उसके ऊपर केस स्टडी पढ़ो। ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला हुआ है, द कंपनी हैज रिसीव द ग्रांट ऑफ 8 करोड़, 8 करोड़ का ग्रांट रिसीव हुआ फ्रॉम द गवर्नमेंट फॉर सेटिंग अप द फैक्ट्री इन बैकवर्ड एरिया। अब देखो 8 करोड़ का ग्रांट मिला फैक्ट्री सेटअप करने, ये क्या है? कैपिटल कंट्रीब्यूशन ग्रांट, कैपिटल रिजर्व में जाके ऐड होगा। आउट ऑफ दिस ग्रांट कंपनी ने 2 करोड़ के डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। भाई साहब गलत कर दिया। जब भी कैपिटल रिजर्व में कैपिटल कंट्रीब्यूशन ग्रांट आता, क्या उसके ऊपर डिविडेंड डिक्लेयर कर सकता था क्या मैं? नहीं, उसके ऊपर डिविडेंड नहीं दे सकता। कौन सा? AS12 गवर्नमेंट ग्रांट ने अपन ने ऑलरेडी पढ़ रखा है। यानी इनका ट्रीटमेंट गलत है या सही है? गलत है। द कंपनी ऑल्सो रिसीव द लैंड फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर लैंड फ्री ऑफ कॉस्ट आ गया तो अपन किस पे रिकॉर्ड करते थे? नॉमिनल वैल्यू पे रिकॉर्ड करते थे। यहाँ पे क्या बोला हुआ है? स्टेट गवर्नमेंट, बट इट हैज नॉट रिकॉर्डेड नो मनी स्पेंड। अब इन्होंने रिकॉर्ड ही नहीं की। क्या गलत किया क्या? यस। अपने को क्या करना है, एक तो सबसे पहले डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकते, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, और दूसरा चीज क्या था मेरा, जो लैंड है वो नॉमिनल वैल्यू पर रिकॉर्ड करनी चाहिए। यानी इनके दोनों भी चीज गलत है। आज अपन देख लेते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ बोथ द ग्रांट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड इज करेक्ट, गलत हो गया भाई, इनकरेक्ट है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड इज इनकरेक्ट, ये सही लग रहा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड इज इनकरेक्ट, ये भी सही लग रहा। द सेकंड केस नॉट रिकॉर्डिंग लैंड इज करेक्ट, ये भी गलत हो गया। लैंड को रिकॉर्ड करना पड़ेगा क्या? यस। किस पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा? लैंड शुड बी रिकॉर्डेड एट नॉमिनल वैल्यू, यानी डी इज द करेक्ट आंसर। मेरा डी करेक्ट आंसर बन जाएगा। बरोबर है। अब लास्ट अपने को देखना है इन्वेंट्री की वैल्यूएशन। यहाँ पे क्या बोला हुआ है देखो, आरटीएस has a subsidiary A Limited which is evaluating the production process। प्रोडक्शन प्रोसेस में नॉर्मल वेस्टेज कितना है? 5%, यानी 5% नॉर्मल वेस्टेज है। अगर मैं जितना भी इनपुट डालूंगा उसका 5% नॉर्मल वेस्टेज होगा। 5% के ऊपर जाता है तो कौन सा वेस्टेज होगा? एबनॉर्मल। अगर मैं फटाफट तुमको कॉन्सेप्ट याद दिलाऊं तो एबनॉर्मल को अपन इमीडिएटली पीएनएल में डालते थे, नॉर्मल को अपन टोटल कॉस्ट में कंसिडर करते थे। अब देखो यहाँ पे इन्होंने कितना इनपुट लिया? 5000 मैट्रिक टन का इनपुट लिया। देखो ध्यान देना, 5000 मैट्रिक टन का मेरा इनपुट है। पर मैट्रिक टन की कॉस्ट भी दिए हुए 1000 पर मैट्रिक टन। ठीक है, तो ये मेरा टोटल हो जाता है 50 लाख रुपए। अब एक चीज ध्यान रखना, ये सिनेरियो में क्या मैं 5000 मैट्रिक टन के लिए 50 लाख दिया, या मेरे नॉर्मल लॉस माइनस करने के बाद जो क्वांटिटी है उसके लिए 50 लाख दिया? तो इसका आंसर विल भी यहाँ से नॉर्मल लॉस माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि जब मैं मंगाऊंगा मेरे को पता है 5% तो लॉस होने वाला है, तब इसका 5% लॉस होगा, मतलब 5000 का 5% कितना आ जाएगा? 250 मैट्रिक टन तो मेरा लॉस होगा। तो ऐसे केस में मेरे पास बचेगा कितना? 4750 मैट्रिक टन। और 4750 मैट्रिक टन की कॉस्ट कितनी होगी? 50 लाख। क्यों 50 लाख? क्योंकि नॉर्मल लॉस इज कंसीडर्ड इन द वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, बट एबनॉर्मल लॉस कंसीडर करते क्या अपन? नहीं। तो यहाँ पे देखो पर मैट्रिक टन का कितना आ गया? 50 लाख बाय 4750 कितना आ जाएगा? देखो चेक कर लो, 50 लाख बाय 4750
1052.63 ये आंसर आया। अच्छा आगे क्या बोला हुआ है देखो ध्यान देना, एक्चुअल प्रोसेस में कितना वेस्टेज हुआ, 300 मैट्रिक टन वेस्ट हुआ। देखो होना चाहिए था 250, हुआ 300, यानी 50 का क्या हो गया, 50 का हो गया मेरा एबनॉर्मल लॉस। तो 50 का एबनॉर्मल लॉस हो गया। अच्छा एंटायर क्वांटिटी ऑफ वेस्ट वाज ऑन द स्टॉक एट द ईयर एंड, मतलब जितना भी ये है 5000 मैट्रिक टन पूरा का पूरा जो भी है मेरे क्लोजिंग इन्वेंट्री में है। तो ऐसे सिनारी में देखो 50 मैट्रिक टन कौन सा लॉस है, एबनॉर्मल लॉस। इसको कंसिडर करना पड़ेगा क्या, यस एबनॉर्मल लॉस की जो अमाउंट है 1052.63 ये कहा जाएगा, कितना हो जाएगा देखो 52,631.57 ये जाएगा मेरा पी एंड एल में। तो वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री कितनी बचेगी, वैल्यू ऑफ इन्वेंटरी मेरी बचेगी देखो 4750 में से 50 मैट्रिक टन गए, बचे कितने 4700 मैट्रिक टन इंटू 1052.63। तो ऐसे केस में 1052.63 इंटू 4700 ये आता है 4947361। ये मेरी वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री होनी चाहिए 49,47,361। क्या ये आंसर में है क्या, चेक कर लो, यस 49,47,368 नियरली यही आंसर था। तो यही आंसर अपन ने टिक करके आ जाएंगे। अगेन बता दूं यहाँ पे इंपॉर्टेंट, नॉर्मल लॉस अपन इन्वेंट्री वैल्यूएशन में कंसीडर करते हैं, एबनॉर्मल लॉस इन्वेंट्री वैल्यूएशन में कंसीडर नहीं होगा, इसलिए डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है चलो आ जाओ एक और केस स्टडी सॉल्व करते हैं सी लिमिटेड वाली। और अगेन अपना सेम क्राइटेरिया, पहले अपन क्या करते हैं, पहले अपन एमसीक्यू पढ़ेंगे और एमसीक्यू पढ़ने के बाद अपन एक एक पूरा केस स्टडी पढ़ते हैं। ठीक है क्या बोला हुआ है देखो, व्हाट वुड बी द बेसिस ऑफ रेवेन्यू रिकॉग्निशन फॉर सीज लिमिटेड, यानी यहाँ पे AS9 लगेगा। ठीक है उसके बाद AS11 का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का ट्रीटमेंट पूछा है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में देखो ध्यान दो, AS11 में अपन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट पढ़े थे, यहाँ पे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के दो पर्पस रहते थे, एक तो मैंने मजे के लिए लिया और एक है मैंने हेज करने के लिए लिया। अगर हेज करने के लिए हेजिंग का पर्पस था तो अपन क्या करते थे, प्रीमियम ऑन कॉन्ट्रैक्ट ओवर द पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में मैं अपोर्शन कर दूंगा। लेकिन अगर वही मैं मजे मजे के लिए, मजे मजे के लिए क्या बोलते थे, स्पेकुलेशन, अगर स्पेकुलेशन मेरा पर्पस रहता तो डायरेक्टली जब भी मैं सेटल करूंगा सेटलमेंट के टाइम पे गेन और लॉस रिकॉर्ड करता था। उसके बाद क्या है, अकाउंटिंग पॉलिसी के बारे में पूछा है। अकाउंटिंग पॉलिसी कौन सा एएस लगेगा, एएस तुम्हारा 5 वाला लगेगा। और उसके बाद यहाँ पे कंसोलिडेशन का पूछा है, सीज लिमिटेड और एडीआई लिमिटेड का। यानी 4 एमसीक्यू अपन पहले केस स्टडी पढ़ेंगे, फिर एक एक एमसीक्यू रिप्लाई करते हैं। देखो ध्यान देना, सीज लिमिटेड द कंपनी इज अ बिजनेस ऑफ टूर्स एंड ट्रैवल। टूर्स एंड ट्रैवल की बिजनेस का बिजनेस है अपना। हॉलीडे पैकेज कंपनी को अपन हॉलीडे पैकेज बना के कस्टमर को देखेंगे। कंपनी नेगोशिएट अपफ्रंट विद द एयरलाइन, कंपनी किससे, एयरलाइन से मैनेज करेगी फॉर स्पेसिफाइड नंबर ऑफ सीट्स। अब देखो ध्यान देना यहाँ पे क्या हुआ, कंपनी ने बोला हमको 10 सीट तुम्हारे फ्लाइट में से दे दो। द कंपनी एग्री टू बाय स्पेसिफिक नंबर ऑफ सीट, हम 10 सीट तुमसे खरीद लिए एंड पे फॉर दोस टिकट रिगार्डलेस वेदर इट इज एबल टू रीसेल ऑल ऑफ दोज इन अ पैकेज। मतलब अपन ने एयरलाइन कंपनी से 10 सीट ले लिए, अब मेरी आगे 10 सीट बिकी या नहीं बिकी, मेरे को 10 सीट के पैसे देने। मैंने एयरलाइन कंपनी को 10 सीट के पैसे दे दिए, अब वो सीट मैं कितने में बेचूं एयरलाइन कंपनी को लेना देना नहीं है। अब देखो ध्यान देना, रेवेन्यू रिकॉग्निशन में क्या सीज लिमिटेड एयरलाइन कंपनी का एजेंट है क्या, नहीं है। क्यों नहीं है एजेंट, क्योंकि देखो यहाँ पे रिस्क एंड रिवार्ड सीज के खुद के, अगर 10 टिकट नहीं बेचती तो लॉस किसका है, सी का। क्या एयरलाइन को पैसे देने पड़ेंगे क्या, यस रिगार्डलेस वेदर इट इज एबल टू सेल और नॉट, अपने को तो पैसे देने ही पड़ेंगे। यानी यहाँ पे रिस्क एंड रिवार्ड सी के है खुद के, यानी यहाँ पे एजेंसी रिलेशनशिप नहीं है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, What would be the basis of revenue recognition for Seas Limited as per the requirement of accounting standard? क्या बेसिस रहना चाहिए, ग्रॉस बेस पे रिकॉग्नाइज करूं या नेट बेसिस। देखो नेट बेसिस का होता था जब एजेंट होता था, यहाँ पे एजेंट है क्या, नहीं है, तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन ग्रॉस बेसिस पे होगा। और डिपेंड ऑन अकाउंटिंग पॉलिसी गलत हो गया। इंडियन गैप अलाउज टू चॉइस द रिकॉग्नाइज रेवेन्यू ऑन ग्रॉस और नेट, ऐसी कई चॉइस है क्या, नहीं है। AS9 में कोई चॉइस नहीं है, अगर एजेंट है तो नेट बेसिस, अगर एजेंट नहीं है तो ग्रॉस बेसिस, यानी यहाँ पे ग्रॉस बेसिस विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, the rate paid by the company for each ticket is negotiated and agreed in advance, मतलब ऑलरेडी रेट एडवांस हो गया, ये सब अपन ने कंसिडर कर चुके हैं। ठीक है नेक्स्ट क्या है, द कंपनी बॉट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट फॉर 3 मंथ्स, 3 मंथ्स का अपन ने कंपनी ने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट लिया $1 लाख का ऑन 1 मार्च, $1 83.1 पे, व्हेन एक्सचेंज रेट वाज
83.02। अब देखो जब 83.02 पे है, तब मैंने बाय करने का, प्रीमियम पे बाय करने का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया 83.10 पे। अब देखो यहाँ पे अपन प्रीमियम में डॉलर खरीदने वाले हैं। जब बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज किया तब डॉलर का रेट है 83.15। अब देखो ध्यान देना, ये सिनेरियो में यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है कि क्या होगा। द कंपनी डिसाइड फॉर प्रीमैच्योर सेटलमेंट ऑन द कॉन्ट्रैक्ट ड्यू टू सम एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस। कंपनी ने 1 अप्रैल को प्रीमैच्योर सेटलमेंट कर लिया, लेकिन अब देखो यहाँ पे एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंस था इसलिए सेटलमेंट किया, या मेरा स्पेक्यूलेशन पर्पस था इसलिए सेटलमेंट किया। यहाँ पे देखो ध्यान देना, पर्पस जरूरी है। यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है डायरेक्टली, लेकिन मेरे को समझ में क्या आ रहा है, यहाँ पे मेरा पर्पस स्पेक्यूलेशन होगा या हेजिंग। हेजिंग का पर्पस था मेरा, मेरे को आगे हो सकता है डॉलर एक्चुअल में चाहिए थे, इसलिए मैंने अभी से फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एंटर करके लिखा। ऐसे केस में जो 83.10 और 83.02 दोनों का डिफरेंस ओवर द पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कितने मंथ्स का था, 3 मंथ्स, तो 3 मंथ्स में प्रीमियम अमोर्टाइज करूंगा। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मार्क टू मार्क वैल्यू ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट विल बी रिकॉर्डेड ऑन 31 मार्च। मार्क टू मार्क रिकॉर्ड करेंगे क्या, मार्क टू मार्क वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंप्यूटेड एज ऑन 31 मार्च, इफ देयर इज लॉस विल बी रिकॉर्डेड ऑन 31 मार्च। अब देखो मार्क टू मार्क की सेटलमेंट वैल्यू कब करते थे, जब मेरा पर्पस रहता था कौन सा, स्पेक्यूलेशन, लेकिन यहाँ पे पर्पस मेरा था कौन सा, हेजिंग वाला। हेजिंग वाला पर्पस था, तो मेरा क्या हो गया, प्रीमियम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विल बी अमोर्टाइज ओवर द लाइफ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगेन सर यहाँ पे क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ था हेजिंग है या स्पेकुलेशन है, आपने कैसे समझा, वापिस से एक बार बता रहा हूँ, देखो ध्यान देना। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, कंपनी डिसाइड्स फॉर प्री मैच्योर सेटलमेंट ऑन द कॉन्ट्रैक्ट ड्यू टू एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस। यानी कंपनी को सेटलमेंट करना था क्या, कंपनी का इंटेंशन सेटलमेंट का नहीं था, कंपनी का तो प्योर कॉन्ट्रैक्ट था। यानी यहाँ पे हेजिंग पर्पस है, स्पेकुलेशन, हेजिंग का पर्पस था। लेकिन अगर यहाँ पे यही लिख देता कि कंपनी ने सेटलमेंट कर दिया, उनके ऑलरेडी सेटलमेंट करना था और उसके अकॉर्डिंग ही सेटलमेंट किया है, तो वो केस में मेरा कौन सा स्पेकुलेशन पर्पस होता, तो मैं लॉस होता तो लॉस रिकॉर्ड करता, और प्रॉफिट जब भी सेटलमेंट होता सेटलमेंट पर प्रॉफिट रिकॉग्नाइज कर लेता। लेकिन यहाँ पे स्पेकुलेशन पर्पस ही नहीं था, पर्पस क्या था, हेजिंग का। हेजिंग का था तो हेजिंग के केस में क्लियर है, जो भी प्रीमियम है तुम अमोर्टाइज कर दो ओवर द पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट क्या है, द कंपनी इज इवेल्युएटिंग बिलो मेंशन स्कीम। अब देखो दो मेंशन स्कीम दिए, इंट्रोडक्शन ऑफ फॉर्मल ग्रेचुइटी स्कीम, इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। अब कोई भी न्यू पॉलिसी को इंट्रोडक्शन करना, क्या चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी या न्यू अकाउंटिंग पॉलिसी, अगेन सर ये मेरे लिए न्यू अकाउंटिंग पॉलिसी होगा। ऐसा सेम क्वेश्चन मॉड्यूल में भी है। आगे क्या लिखा है, मैनेजमेंट हैज डिसाइडेड टू पे द पेंशन टू दोज एम्प्लॉय हु हैव रिटायर्ड आफ्टर कंप्लीटिंग 5 ईयर ऑफ सर्विस इन द ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट क्या बोली कि अब जो भी हमारे साथ 5 साल तक काम करेगा उसको हम आगे से क्या करेंगे, आगे से हम पेंशन पे करेंगे। सच एम्प्लॉय विल गेट पेंशन 20,000 पर मंथ, अर्लियर देयर वाज नो सच स्कीम। पहले कोई ऐसी स्कीम ही नहीं थी। वापिस से चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी या न्यू अकाउंटिंग पॉलिसी, अगेन दोनों भी क्या रहेगी मेरी 1 और 2 दोनों भी न्यू अकाउंटिंग पॉलिसी है। तो देखो यहाँ पे उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन है। अब देखो दो स्कीम लेके आए, स्कीम क्या है, दोनों भी मेरे लिए नॉट अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, नॉट अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, यानी सी विल बी द करेक्ट आंसर। दोनों भी मेरे लिए अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज नहीं है, इट इज इंट्रोडक्शन ऑफ द पॉलिसी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है देखो लास्ट, सीज लिमिटेड हैज अ सब्सिडरी एडीआई। अब देखो सी लिमिटेड की एक सब्सिडरी एडीआई, ठीक है, विच इज इन द बिजनेस ऑफ कंस्ट्रक्शन हैविंग अ टर्नओवर ऑफ 200 करोड़। सीज लिमिटेड एंड एडीआई ये दोनों भी मिलके 9% एंड 23% रिस्पेक्टिवली इन द एसोसिएट कंपनी। अब ये दोनों भी मिलके सीज का कितना है 9% और एडीआई का 23% है, किसमें, एएसओसी लिमिटेड में। Both Seas Limited and ADI prepares consolidated financial statement accounting standard notified by the company। अब देखो सी के लिए अगर मैं सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में देखूं तो क्या ये 9% वाली जो एएसओसी है ये एसोसिएट कंपनी होगी क्या, नहीं। देखो ध्यान देना, एसोसिएट के लिए 20% और मोर की होल्डिंग चाहिए थी। सर यहाँ पे 9% होल्डिंग है तो एसोसिएट होगी क्या, नहीं, यहाँ पे होगी नॉर्मल इन्वेस्टमेंट। लेकिन अगर वही मैं कंसोलिडेट देखूं, सी और एडीआई का मिला के, दोनों का मिला के 20% प्लस है क्या, यस। ऐसे केस में अगर एडीआई की एसोसिएट तो सी की भी एसोसिएट हो गई। तो जब सी और एडीआई की कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट बनेगी तब एएसओसी सी के लिए भी क्या हो गया, एसोसिएट कंपनी हो गया। लेकिन अगर मैं सीज की सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखूं तो एएसओसी एसोसिएट कंपनी नहीं है। अच्छा सर, अगर एसोसिएट में, सर एसोसिएट में अकाउंटिंग कैसे करते हैं, ध्यान देना, एसोसिएट में इक्विटी मेथड ऑफ कंसोलिडेशन अपन लगाते थे। तो यहाँ पे अपने को कौन सी मेथड लगानी पड़ेगी, इक्विटी मेथड ऑफ कंसोलिडेशन लगानी पड़ेगी। एक बार एमसीक्यू पढ़ लेंगे। सबसे पहले क्या बोला हुआ है, एडीआई वुड यूज इक्विटी मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉर 23% इन एएसओसी, करेक्ट है।
Cs would consolidate ADI and consequently automatically equity account 23% and separately account for the balance 9% as per AS 13. अब देखो क्या 9% बैलेंस के लिए कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट में क्या AS 13 के अकॉर्डिंग बताएंगे क्या? नहीं बताएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो पूरा कंप्लीट कंसोलिडेशन होगा, यानी ये आंसर गलत हो गया। सर AS 13 मतलब क्या? AS 13 इन्वेस्टमेंट वाला हो गया। क्या इन्वेस्टमेंट मुझे बताना है क्या? नहीं, अपनी सब्सिडरी के एसोसिएट, तो अपनी भी एसोसिएट। नेक्स्ट क्या है? ADI लिमिटेड वुड अकाउंट फॉर 23% एज पर AS 13, ये तो यहाँ ही गलत हो गया। ADI लिमिटेड अकाउंट फॉर द 23% शेयर इन ASOC यूजिंग इक्विटी मेथड, ये करेक्ट है। Cs लिमिटेड विल कंसोलिडेट विद द ADI एंड कॉन्सिक्वेंटली ऑटोमेटिकली अकाउंट ASOC 23% एंड सेपरेटली 9% शेयर इन ASOC यूजिंग इक्विटी मेथड, यानी 9% भी इक्विटी मेथड में, कंसोलिडेटेड में 9% को भी इक्विटी मेथड से बनाना है और 23% को भी इक्विटी मेथड से बताना है। ये आंसर करेक्ट लग रहा है। एक बार लास्ट वाला पढ़ लेंगे। ADI वुड कंसोलिडेट 23% ASOC एज पर AS 13, ये तो AS 13 वाला गलत ही हो गया, यानी करेक्ट आंसर मेरा कौन सा हो गया? सी इज द करेक्ट आंसर। देखो यहाँ पे भी सी दिया हुआ है क्या? यस। यहाँ पे देखो अपनी 2 केस स्टडी और खत्म होती है। अगेन जब भी मन नहीं कर रहा हो, आ जाओ और केस स्टडी ऐसे ही देखते जाओ। इट विल डेफिनेटली हेल्प यू इन द एग्जामिनेशन क्लियर करने और अच्छे से पास करने के लिए हेल्प होगी, है ना। और अगर तुमको कुछ भी डाउट आते हैं, मैं बोल रहा हूँ डायरेक्टली मेरे को टेक्स्ट कर सकते हो, सर ये चीज़ नहीं समझ में आ रही। और अगेन अगर तुमको कोई पर्टिकुलर चैप्टर के ऊपर डिटेल रिवीजन वीडियो चाहिए तो तुम ये वीडियो में कमेंट करो कि सर ये पर्टिकुलर चैप्टर पे हमको डिटेल रिवीजन वीडियो चाहिए, मैं वो पर्टिकुलर चैप्टर पे डिटेल रिवीजन वीडियो भी लेके आऊँगा। एंड अगेन जो भी ये वीडियोस देख रहे हैं एमसीक्यू वाली, प्लीज़ डू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। जितने ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, जितने ज़्यादा लोग इस चीज़ का एडवांटेज होता है उतना बेटर है। और अगर किसी ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।